बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 रिसोर्स मैनेजमेंट पिम बुक 7th एडिशन का लेक्चर है। रिसोर्स मैनेजमेंट से रेलेवेंट जो न्यू एडिशन आई है, पिछले लेक्चर्स में पिम बुक 6 एडिशन में हम ये सारे प्रोसेसेस और प्रोसेस ग्रुप्स डिस्कस कर चुके हैं। इसके टूल टेक्निक्स वही रहेंगे इस पिम बुक 7 में भी। जैसे कि मैं बार बता रहा हूँ, जो अब के हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पिम बुक 7th एडिशन में जो एडिशन हुई है, जो एक्स्ट्रा स्टफ इंक्लूड किया गया पिम बुक 7th एडिशन में, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं इन लेक्चर्स में। अदरवाइज आपने जो पिछले लेक्चर हैं वो लाजमी देखने हैं इस पीएमपी एग्जाम के लिए। पिम बुक 7th बुक जो एडिशन है उसके लिए पिछले को देखना बहुत जरूरी है। तकरीबन राउंड अबाउट हम कह सकते हैं 70% या 80% तक जो टॉपिक्स थे और जो स्ट्रक्चर है वो पिछला ही है, और जो ऐड किया गया है एजाइल मैनेजमेंट को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और जो स्टफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये मोर देन इनफ है पीएमपी एग्जाम के लिए। तो उनके उसके साथ इन लेक्चर्स को साथ देखिएगा पिम बुक 7th एडिशन की प्रिपरेशन के लिए। ECU के कंटेंट से एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में डोमेन 1 है पीपल में टास्क 1 2 3 4 हैं। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, लीडर टीम, सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस, एम्पावर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स, और इसके साथ इंश्योर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड, बिल्ड द टीम, एड्रेस एंड रिमूव द इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकर्स ऑफ द टीम, नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स। और इसी तरह पीपल के अंदर ही ज्यादा सारे मोस्टली तकरीबन जो पीपल का डोमेन है इसके अंदर राउंड अबाउट 42% हमारा कंटेंट है पीएमपी का। 42% रिलेट कर रहा है, आ रहा है हमारे साथ सिर्फ पीपल से। तो पीपल में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एक रिसोर्स मैनेजमेंट, और तीसरा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इन 3 चैप्टर्स में ये सारे टास्क और इसके इनेबलर्स को और डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन हम 360 रिव्यू वहां कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब जो न्यू एडिशन आई है, जो न्यू इसके अंदर जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो आपको देखने हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रोसेसेस में प्लान एंड मैनेज बजट एंड रिसोर्सेस है, और मैनेज प्रोजेक्ट इश्यूज। एक चीज यहाँ देखने जो हमने समझनी है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फोकस। मैनेजमेंट स्टाइल जहां आपको नजर आएगा उनका फोकस रहेगा टास्क एंड एक्टिविटीज पर, और जहां लीडरशिप अप्लाई की जा रही है, जहां पर लीडरशिप को प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी प्रेफरेंस होती है पीपल को एम्पावर करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हीं को अपना एसेट बनाना, ना कि प्रॉब्लम बनाना। अब 2 एस्पेक्ट्स हैं, पीपल आपके लिए या तो प्रॉब्लम बन सकते हैं या एसेट बन सकते हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू which type of management approach you are going to adopt. Whether you are going to start from focus on management, you have management focus, or either you have leadership focus. दूसरी चीज मैनेजमेंट रखती है कंट्रोल अपने पास, सब कुछ अपने पास कंट्रोल रखने की, सबको अपने इन्फ्लुएंस में रखना। वेयरएज इन लीडरशिप फोकस होगी एम्पावरमेंट पे। आप अपने ही कस्टमर को एम्पावर कीजिए, उनको डिसीजन मेकिंग की के राइट्स दीजिए, उनको काम करने की ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें वो अच्छे से काम कर सके। इनका जो फोकस होता है मैनेजमेंट का, वो होता है एफिशिएंसी पर, और लीडरशिप का फोकस होता है इफेक्टिवनेस पे। या हम कह रहे हैं डू थिंग्स राइट, बस जो मैंने कह दिया आप उसको ठीक करके दिखाओ, बस उसी को कीजिए। यहाँ हम कहते हैं लीडरशिप में डूइंग द राइट थिंग्स, जो आपको ठीक लगता है। तो एजाइल के मैनिफेस्टो को अगर सामने रखें तो हमारे पास ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप की। आप अपनी टीम को एम्पावर करें, जैसा जिस जगह पर जो ठीक लग रहा है आप उनको पूरी लिबर्टी के साथ उनको फ्री हैंड दीजिए। जहां पे आपको ठीक लग रहा है उसको सरफेस पे लेकर आइए। मैनेजमेंट चाहती है काम जल्दी हो, और लीडरशिप कहती है कि सही डायरेक्शन में हो। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है और जितनी मर्जी आप स्पीड लगा दें, आप अपने मकाम पे नहीं पहुंचेंगे, आप कहीं और पहुंचेंगे। लीडरशिप कहती है अपनी डायरेक्शन को ठीक कीजिए, स्पीड की फिक्र ना करें। स्पीड एक ऑटो रिकवरी सिस्टम है। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे हम स्प्रिंट्स को बढ़ाते जाएंगे, स्पीड ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन डायरेक्शन का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, लीडरशिप प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। मैनेजमेंट के कमांड पर फोकस है, उनका कमांड अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप कहती है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, टीम के अंदर भी और आपके स्पॉन्सर के साथ, अपर मैनेजमेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ ऑफ द साइड। हम मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे।
डेवलप टीम में एक और न्यू एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, शूहारी कुक बॉन्स का एक मॉडल है। इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अपने एम्प्लॉयज में स्किल को कैसे डेवलप करते हैं। एक मॉडल है, वैसे तो ये कंगफू से रेलेवेंट है, आर्ट्स ऑफ कंगफू से उसके रूल्स में आता है शूहारी मॉडल। इसमें ये 3 वर्ड है। शू कहते हैं सबसे पहले फॉलो द रूल्स, फंडामेंटल रूल्स को आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट करना एज इट इज, नो लेफ्ट एंड राइट, आपने अपना कुछ नहीं सोचना, जो स्टेप्स आपको बताएं उसी को फॉलो करें। फिर हा आता है, उसका मतलब है ब्रेक द रूल्स, जो रूल्स आपको बताए हैं अब सोचिए कि प्रैक्टिकली किस जगह पे हमें क्या करना है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग का, अब आपको थोड़ा सा मॉडरेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। ये नेक्स्ट स्टेज पे जो भी आपका सुपरवाइजर है, जो भी आपका ट्रेनर है, उसकी इजाजत से, खुद डिसाइड नहीं करना कि अब मैं यहां से स्टेज पे आया, नहीं, अपने सुपरवाइजर की परमिशन से, उसकी इंस्ट्रक्शन के बाद आप इस स्टेज से स्टेज पे आएंगे। जो रूल्स बताएं आप उसको ब्रेक कीजिए और खुद सोचेंगे किस सिचुएशन में क्या करना है। फिर री में मास्टरी आ जाती है, फिर आप अपने रूल्स खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं, अब इसको एजाइल से कैसे रिलेट करते हैं। शू में लर्न द राइट एजाइल प्रैक्टिसेस एंड फॉलो देम एज इंस्ट्रक्टेड, जो मैनिफेस्टो बताया गया है। जाहिर बात है आपके एम्प्लॉयज मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से आ रहे हैं, उन्हें आपने गाइडलाइन बतानी है, जो मैनिफेस्टो में बताया गया उसी को एज इट इज फॉलो करते रहो। हालांकि एजाइल में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क या मेथोडोलॉजी कहीं पर भी नहीं है। एजाइल को एज पर द सिनेरियो, एज पर द सिचुएशन अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन शुरू में हम कहते हैं जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज से फेमिलियर नहीं है, आप कहते हैं जो प्रैक्टिस बताई हैं उसको फॉलो करते रहो अप टू अ सर्टेन टाइम। फिर उसको हाई पे लेकर आते हैं, रिलेट द प्रैक्टिसेस विद एजाइल रूल्स, अडॉप्ट एंड लर्न न्यू रूल्स। अब आपके एम्प्लॉयज को, आपके वर्कर्स को, आपके जूनियर्स को अगर कुछ अच्छी चीज नजर आ रही है, या वो कह सकते हैं अब ये लर्निंग से, एडॉप्टेशन से अब उनमें इनोवेशन आ रही है, उनमें इंट्यूशन बढ़ती जा रही है, तो अब उनको राइट दीजिए कि अब नए रूल्स, अब अपने तरीके से काम करके जरा दिखाओ। फुल फ्री हैंड नहीं देते, हम कहते हैं चले आप इसको जरा दूसरे अंदाज से करके दिखाइए। फिर आप देख रहे हैं अगर वो बहुत अच्छे चले गए तो फिर उनको नेक्स्ट स्टेज पे ले आते हैं, री मास्टरी पे आ जाती हैं। क्रिएट योर ओन पाथ ऑफ एजाइलिटी एंड री इन्वेंट योर ओन रूल्स। एंड इन दैट केस जहाँ पे एजाइल्स में जो जैसा ठीक लगता है आप उस स्टेज पे मास्टरी पे आ जाते हैं। इसके साथ दूसरा मॉडल है ड्राइफस मॉडल का ऑफ एडल्ट स्किल एक्विजिशन। उसके कुछ स्टेजेस बताते हैं, वो कहते हैं हमें कि इसके कुछ स्टेजेस हैं। जब भी आप कोई स्किल लर्न करते हैं, उसके फर्स्ट है नॉविस है, बिल्कुल बिगिनर्स, आपको कुछ नहीं पता, फिर एडवांस थोड़ा सा समझ आ जाती है, फिर हम कहते हैं कॉम्पिटेंट है, फिर प्रोफिशिएंट है, फिर एक्सपर्ट है, तीसरे पे एक्सपर्ट। तो ये ड्राइफस मॉडल में हमें बताया जाता है 5 स्टेजेस हैं आपकी कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर करने के, नोविस से लेकर एक्सपर्ट तक। तो इसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ ये कहता है कि जो नोविस हैं उनके लिए हमारे पास जो कंटेंट है उसको रीड करना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप रूल को फॉलो करें, जो बताया जा रहा है। जिस तरह के पिछले हमारे पास जैसे शो हायरी मॉडल में हमने देखा था, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है आपने उसको ही एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। नॉइज के लिए, बिगनर के लिए, कॉम्पिटेंट तक आपको आस्ता आस्ता हम उन गवर्नेंस, उन रूल्स को जब समझने लगते हैं तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना कॉन्टेक्स्ट, हमारे अपनी इंट्यूशन इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है प्रोफिशिएंट बंदे और एक्सपर्ट बंदे में। फिर हम ज्यादातर रूल्स को नहीं देखते, हम अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, स्ट्रेटजीज को देखते हैं, उस वक्त की नोयत को देखते हैं। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल एक मेडिकल फील्ड है, जहाँ पे डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस, अपने पेशेंट को देखते ही उसको कितना जल्दी आप उसको डायग्नोज करते हैं, जितना अच्छी उसको समझ सकते हैं उसके बिहेवियर और प्रॉब्लम को। ये डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और आपकी फील्ड में कितनी अच्छी ग्रिप है अपने स्किल्स में। इसी से रेलिवेंट एक और एग्जांपल वो हमारे पास ड्राइविंग की है। ड्राइविंग में देखें कंप्लीटली सिचुएशनल डिसीजंस होते हैं। वो आप किसी रूल को फॉलो अगर करके चलते हैं तो हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपने उसी एक ही लाइन को फॉलो करना पड़ता है। सिचुएशंस डिपेंड करती है कि उस वक्त में आपने क्या डिसीजन लेना, आप कैसे कंट्रोल करते हैं,
खुद को और दूसरों को कैसे सेफ रखते हैं। अब वो टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी मेच्योरिटी लेवल पे, आप उस स्किल में कितने मेच्योर हैं। ये ड्राई फोर्स मॉडल यही बताता है कि जब भी आप अपनी टीम को देखें तो आप उनके लेवल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मेरी टीम इस वक्त किस लेवल पर बैठी है, वो किस कंडीशन में, यानी उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, किस स्टेज पर है। ये टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ये मॉडल भी बहुत फेमस है हमारी टीम जो एचआर डेवलपमेंट में, कि आप अपनी टीम के स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज कैसे इंप्रूव करते हैं। हमारे पास पहले पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, इंडिविजुअल असेसमेंट की थी हमने, फिर हमने टीम असेसमेंट की थी। एक और चीज है हाइब्रिड असेसमेंट। हाइब्रिड में दो मॉडल है, एक टीम मॉडल है, एक आई मॉडल है। हमारे पास ये टीम मॉडल, एक आई मॉडल। आई मॉडल कहता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को आपने उसकी एक्सपर्टीज से आपने एनालिसिस करना है, उसी की अपनी स्पेसिफिक, यानी डेवलपर है, हमने उसको एनालिसिस में या क्वालिटी एश्योरेंस में या एनालिटिकल एबिलिटीज में और चीजों में हमने टेस्ट नहीं करना, हमने उसी के स्किल्स से रेलेवेंट उसको एनालाइज करना है, उसकी असेसमेंट करनी। टीम मॉडल हमें ये कहता है ना सिर्फ उसके डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, बल्कि उसमें असेसमेंट्स भी होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, उसमें आईक्यू लेवल भी उनका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस को भी मीट करते हैं, यानी टी लेवल पे असेसमेंट की जाती है। तो यहाँ पर अब हम जो असेसमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल एंड टीम असेसमेंट, एक इंडिविजुअल असेसमेंट हुई, फिर टीम असेसमेंट हुई, फिर हाइब्रिड असेसमेंट हुई कि एक ही इंडिविजुअल को हम मल्टीपल एंगल से उसको एनालाइज करते हैं, उसके अप्रेजल्स को रिकमेंड करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जब आप स्टडी करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, वही पिक्चर जो प्रीवियस प्रोजेक्ट जो डिस्कशंस थी उसी को साथ लेकर उससे आगे की जो बात है उसमें जो एडिशन की गई है वो है एक और स्पीड्स का एक फ्रेमवर्क बताया जा रहा है कि आप इसमें देखें जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशंस को बाद में देखें, पहले उसके लेवल को देखें कि कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पे है। जीरो लेवल पे देखें स्टार्ट होती है बात डिप्रेशन से, यहीं से हमारी कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी चीज जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है डिप्रेशन। फिर हमारे पास पहले लेवल पे आ जाता है, एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं ओपनली, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं एक प्रॉब्लम है तो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं और इसमें नेगोशिएशन ओपन है, इसमें लैंग्वेज ओपन यूज की गई है, कोई ब्लेम नहीं की जा रहा, सिर्फ अपनी राय दी जा रही है और एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेवल 2 में डिसएग्रीमेंट है, दो पार्टीज एक बात को बता रही हैं, उसमें हम अब अपने अपने कमेंट्स दिए जा रहे हैं, हम कंट्रास्ट नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, हम अपनी राय दे रहे हैं। अब देखें तो उसमें अब ये है कि अपने दलाइल दिए जाते हैं, दोनों को देखेंगे किसकी बात ठीक है, तो दोनों को फैसिलिटेट करना आसान है दोनों स्टेजेस पे। जब तीसरे पे आ जाता है कंटेस्ट में ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज पे मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, ये दूसरे बंदे की वजह से गलती है, और दूसरा बंदा भी वॉइस वर्सा ही बात कर रहा है कि हम लोग ठीक हैं लेकिन इस बंदे, लेकिन यहाँ तक 3 लेवल तक इंडिविजुअल्स की बात होती है कि कंटेस्ट में अब हम अपने राइट या रॉन्ग नहीं देख रहे, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ इन दिस वे और अनदर वे। फोर्थ स्टेज पे होता है फाइट और फ्लाइट। अब ग्रुपिंग हो गई, अब हम अपने किसी भी दलील को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अब आप कोई भी पार्टी किसी भी बात को सुन नहीं रही, वो कह रहे हैं बस हमारी पार्टी हमने जीना है। जब पार्टी बाजी होती है यहाँ पे नेगोशिएशन आपकी फ्लॉप हो जाती है। अब यहाँ पे बात करना, कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कोई मीडिएटर यहाँ काम नहीं करेगा। इन 3 लेवल पे हमारे पास मीडिएटर्स काम करते हैं, आर्बिट्रेटर्स काम करते हैं, किसी भी थर्ड पर्सन को आप लाके इन मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्टेज 4 पे आ जाते हैं, स्टेज 4 पे आके थोड़ी सी बात मुश्किल हो जाती है, क्यों, यहाँ ग्रुपिंग बननी शुरू हो जाती है। और फिफ्थ स्टेज पे जिसको वर्ल्ड वार भी कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ फाइट होती है। तो कोशिश ये रहती है कि इसमें इस स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन यही है कि दोनों पार्टी को जहां तक हो सके सेपरेट रखिए, उनको साथ मत रखें, कोई दलील कोई बात यहाँ पे सब खत्म है। अब सिर्फ डिस्ट्रॉय के नारा होगा कि सिर्फ उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। इन दैट केस आप जितना हो सके दोनों पार्टी को दूर रखें। इसी को एक्सप्लेन यहाँ पर भी किया गया इस फ्रेमवर्क के अंदर। इसी को अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप देखना चाहें तो बुक में उनको डिस्क्राइब भी किया गया, लेकिन मैंने आसान अल्फाज में जो आपको समझाने की कोशिश की वो ये 5 स्टेजेस हैं। तो जब भी कन्फ्लिक्ट आता है आप देखिए
कि मेरा कन्फ्लिक्ट किस लेवल पे है, फिर उस लेवल से रेलिवेंट आपने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स को आपने सेलेक्ट करना है, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब अगली चीज इस पे ऐड की गई है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। काफी वास्ट टॉपिक है, इसके लिए खुद के लिए एक अलग लेक्चर या एक अलग से इसकी एक बुक है, लेकिन हम अभी ये देखना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है, देखें इमोशनल इंटेलिजेंस में दो बातें हैं, एक ये कि अपने ही इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उसी की अवेयरनेस करना अपनी इमोशंस की, और अपने इमोशंस को मैनेज करना, कि एक साइड हुई, और दूसरी साइड है दूसरे के इमोशंस को समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना और उन्हें मैनेज करना। दो एस्पेक्ट से हम इसको क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में बताया जाता है, एक है सेल्फ, खुद, हम खुद, और अदर्स, दो दूसरे। अब इसके 4 क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट सबसे हम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से शुरू करते हैं, जैसे एन बना हुआ है। सबसे हम देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस। पहले हमें अपना पता होना चाहिए, हमें इमोशनली कौन सी खामी है। जल्द गुस्से हो जाते हैं, जल्द इमोशनली चार्ज हो जाते हैं, फौरन रिएक्ट करते हैं, लिसनिंग कितने हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझ में क्या क्या खामियां हैं या खूबियां हैं, एक्यूरेटली उसके असेसमेंट करें। फिर हम क्वाड्रेंट 2 पे आ जाते हैं, जहां पे सेल्फ मैनेज पे आते हैं। हम अपने कॉन्शियसनेस, एडेप्टेबिलिटी, ड्राइव एंड इमोशन से खुद को कंट्रोल करना सीखिए, या कंसल्ट कीजिए किसी साइकियाट्रिस्ट से कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, अपने आप को मैनेज, इन चीजों को हमने रेगुलेट करना है। ये वर्टिकल टॉप लेवल पर जो 2 क्वाड्रेंट्स है सेल्फ एंड अदर में, इनको रेगुलेट करना है और इन्हें रिकॉग्नाइज करना है। बॉटम 2 क्वाड्रेंट्स कह रहे हैं रिकॉग्नाइज करना। फिर एन से हम जब इसको डायगोनल कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं, इसे बताया जा रहा है सोशल अवेयरनेस। आप अपने सराउंडिंग को समझें, वर्किंग एनवायरमेंट्स को देखें। फ्रेंडली एनवायरमेंट है, कोई कंटेंशन है, कोई आपके अंदर कोई बात चल रही है, आप सोशली उसको अवेयर कीजिए अपने आप को, जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वहां की सोसाइटी, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, उसकी रिकॉग्नाइज करना सबसे पहले जरूरी है। रिकॉग्नाइज किया, फिर हम टॉप कोऑर्डिनेट्स पे चले जाते हैं, सोशल स्किल्स, जहां पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, जहां पे लीडरशिप की प्रैक्टिसेस परफेक्टली इंप्लीमेंट की जा सकती है। हम डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, आप अपने टीम स्किल बिल्ड कर सकते हैं, हम अपना रेपो बिल्ड कर सकते हैं। ये अब वो आएगा जब आपको रिकॉग्नाइज हो कि आपकी सोसाइटी क्या है, आप खुद क्या हो, इमोशंस क्या हैं, तब जाके हम जो लीडरशिप के जो रूल्स हैं तब जाके आपके फॉलो होते हैं। अगर आप EQ से कमजोर हैं, एक होता है IQ और EQ, जो 80% डिसीजन डिपेंड करते हैं हमारे इमोशनल क्वेश्चन से, EQ से, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर बता रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी बेस पे 80% डिसीजंस ह्यूमंस के बेस करते हैं यूजुअली इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उनकी इमोशनल एबिलिटीज की वजह पे। आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं सिचुएशन को, कितने अच्छे से लोगों को समझ लेते हैं, कितने अच्छे से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बात को समझ सकते हैं, बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप अपनी टीम को आगे लेके चल सकते हैं, अपनी टीम को डेवलप भी कर सकते हैं, खुद भी और औरों को भी इस पर ट्रेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कमजोर हैं हम, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टीम बिल्डिंग के और टीम डेवलपमेंट के, ये वो सारे कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो जाते हैं। एक बंदे से कोई बात ही नहीं करना चाह रहा तो आप किसी से इन्फ्लुएंस क्या करेंगे? यार बहुत बदतमीज आदमी है, बर्दाश्त ही नहीं है उसमें, किसी बात का ठीक जवाब नहीं देता, हर वक्त मुंह बनाए बैठता है, हमारी बात ही नहीं सुनता। अगर इस तरह है तो डेफिनेटली गैप आएगा, डिस्टेंस रहेगी आपकी और आपकी टीम में, तो हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अच्छे लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी है ये चीज है कि आप अपने EQ पे काम कीजिए। जो इमोशनल क्वोशंट है, जिससे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।